हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पीजीटी का। और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे जीआईसी का एग्ज़ाम हो। तो हर एग्ज़ाम में जो है ये पूछे ही जाते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग वीडियो को आज इसकी बिल्कुल मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आगे ऐसे कुछ क्वेश्चन आप लोग मिस कर देते हैं अगर वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, तो उसमें नुकसान आपका ही है। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन देखा करिए आप लोग, चाहे इजी हो चाहे टफ हो, एक बार ज़रूर उसको जो है ट्राई किया करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइक से ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो के साथ जुड़ते हैं, चैनल के साथ जुड़ते हैं। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे बता दें कि आपको आज के क्वेश्चन कुछ लगेंगे कि ये तो बहुत ईजी हैं, लेकिन ईजी नहीं है। जब क्वेश्चन आता है इजी क्वेश्चन एग्जाम में, तो इजी क्वेश्चन अक्सर गलत होता है। तो इसीलिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। तो मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। तो पहले हैं सोरोकिन, दूसरे हैं आर.के. मर्टन, तीसरे हैं एम. ट्यूमिन, चौथे हैं टालकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके 1 सेकेंड, उसके बाद अपना आंसर दिया करिए, फिर मिलाया करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर.के. मर्टन। आर.के. मर्टन जो है, इन्होंने मध्यवर्ती सिद्धांत यानी जो मिडिल रेंज थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ये इन्होंने दिया था, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत। इनका मानना है कि जो तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसी अवधारणाएं होती हैं जो व्यापक होती हैं और सीमित क्षेत्र से संबंधित होती हैं, तो उसको क्या कहा है इन्होंने, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत कहा है। यानी जो बृहद सिद्धांत होता है और सूक्ष्म सिद्धांत होता है, माइक्रो एंड मैक्रो थ्योरी, तो दोनों के बीच का जो रास्ता इन्होंने निकाला था उसे इन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी का नाम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रगट प्रकार तथा अप्रगट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया। ऑप्शन देखिए, पहले हैं मेलनोव्स्की, दूसरे हैं मर्टन, तीसरे हैं स्पेंसर, चौथे हैं दुर्खीम। तो आपको अभी पता ही चली गया होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने देखा कि मिडिल रेंज थ्योरी जो है वो किसका सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्टन। मर्टन ने ही प्रगट प्रकार और अप्रगट प्रकार का वर्गीकरण किया था। मर्टन ने जो है प्रगट प्रकार यानी जो मैनिफेस्ट फंक्शन होता है, और जो अप्रगट प्रकार होता है जिसे इन्होंने लेटेंट फंक्शन बोला था। तो प्रगट प्रकार क्या होता है, इन्होंने कहा था कि जो व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं और व्यवस्था में सहयोग करने वाले होते हैं, वो प्रगट प्रकार कहलाते हैं। और जो लेटेंट फंक्शन होता है यानी अप्रगट प्रकार होता है, ये ना तो मान्य होते हैं और ना ही ये मतलब इच्छित होते हैं, ये अप्रगट प्रकार होते हैं। तो इसलिए इसी दोनों के बीच में इन्होंने अंतर किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं क्या कहलाते हैं। आई होप आपको आंसर पता होगा। पहला है प्रकार, दूसरा है आकार, तीसरा है सामाजिक परिवर्तन, चौथा है संचार। तो जो व्यवस्था में अनुकूलन और समायोजन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रकार यानी फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है। ऑगस्ट कॉम्टे, आर.के. मर्टन, पेरेटो, बोगार्ड्स। तो प्रकारवाद के अध्ययन से कौन जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर.के. मर्टन। देखिए, आर.के. मर्टन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है और इनसे ज़्यादातर यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रगट प्रकार या अप्रगट प्रकार में वर्गीकरण किसने किया और मिडिल रेंज थ्योरी किसकी है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखे वह क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकार कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है किसका, प्रगट प्रकार का, अव्यक्त प्रकार का, सुकार्य का, दुष्प्रकार का। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यक्त प्रकार का। तो जो प्रदर्शनात्मक उपभोग है यानी जो कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन है,
इसकी अवधारणा किसने दिया था? तो इसकी अवधारणा दिया था टी वेबलेन ने। इसकी अवधारणा टी वेबलेन ने दिया था और उन्होंने प्रदर्शनात्मक उपभोग को अव्यक्त प्रकार यानी लेटेंट फंक्शन के रूप में प्रस्तुत किया था। और अव्यक्त प्रकार क्या होते हैं? या तो ये ना तो इच्छित होते हैं और ना ही मान्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से आपको गलत कथन चुनना है। तो पहला है प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। तो ये प्रकार के संबंध में सही है, तो ये सही है। दूसरा देखिए, प्रकारवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। तीसरा है, प्रकार किसी भी इकाई का वह योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा दिया जाता है। तो ये भी सही है। उसके बाद चौथा है, प्रत्येक समाज व्यवस्था में इस प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकार्यात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं। तो ये लाइन भी सही है। तो गलत इसमें कौन सा है? गलत है ये वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रकारवाद के जो अंग होते हैं वो अलग अलग कार्य नहीं करते हैं, सब फंक्शन करते हैं, मिल करके करते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाजशास्त्र में अद्यतन सिद्धांत कौन सा है, यानी जो प्राचीन सिद्धांत है। पहला है प्रत्यक्षवाद, दूसरा है प्रकारवाद, तीसरा है आत्महत्या का सिद्धांत, चौथा है उद्विकासी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। नौ प्रकारवाद के समर्थक कौन है? नियो फंक्शनलिज्म, जेफरी अलेक्जेंडर, पार्सन्स, आर.के. मर्टन, एम.जे. लेवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेफरी अलेक्जेंडर। तो जो जेफरी अलेक्जेंडर है, इन्होंने नौ प्रकारवाद का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। इनका मानना था कि जो यह उपागम है इसमें जो सामाजिक जीवन के उपेक्षित पक्ष हैं, यानी जिन पक्षों पर ध्यान नहीं दिया है प्रकारवादियों ने, तो उन पक्षों को किसने उठाया? नौ प्रकारवादियों ने, यानी जेफरी अलेक्जेंडर ने। तो इनका मानना है कि यह एक उपागम है जिसमें सामाजिक जीवन के उपेक्षित पक्षों पर ध्यान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड सूज, लेवी स्ट्रॉस। तो देखिए, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का इसका आंसर बताने से पहले इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, दो पार्ट में है। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसमें हमने सामाजिक विनिमय से संबंधित जितने भी थिंकर थे सभी को हमने उसमें डिस्कस किया है और उनके थ्योरी, उनके कॉन्सेप्ट को बताया है। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर ब्लाउ। अब हम इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमने डिटेल वीडियो बनाना है, आप उसे जाकर के जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यानी मुख्य रूप से वो किस पर ध्यान देते हैं? पहला है व्यक्ति, दूसरा है समूह, तीसरा है संस्था, चौथा है राज्य। तो विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो है व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। वस्तु विनिमय प्रणाली एक निश्चित प्रणाली है जिसके रूप हैं सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, उपर्युक्त सभी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक निश्चित प्रणाली है और मतलब किस रूप में है, इसमें क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है ये बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में सेवा के बदले सेवा भी हो सकता है, सेवा के बदले वस्तु भी हो सकता है और वस्तु के बदले वस्तु भी लेन देन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, लोक पद्धति शास्त्र, प्रकारवाद, संरचनावाद। तो हर्बर्ट ब्लूमर जो हैं, इनका योगदान जो है वो आता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से और कौन संबंधित है? तो जी.एच. मीड हो गए, कूले हो गए, थॉमस हो गए, हर्बर्ट ब्लूमर हो गए, ये सारे जो है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म से संबंधित हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से, और इसके प्रमुख प्रवर्तक भी रहे हैं और सभी ने अपना अलग अलग जो है सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है, यानी जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत है
ये मतलब ये मुख्य रूप से किसकी बात करता है, किस पर ध्यान देता है? तो पहला है सोचने की क्षमता, दूसरा है सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतरक्रियाएं, तीसरा है मानस तथा सामाजिक चेतना, चौथा है अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतरक्रिया को सुलभ बनाती है। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या फिर 1 और 4। तो देखिए जो पहला है सोचने की क्षमता, ये सही है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में। और इसके अलावा जो चौथा है अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतरक्रिया को सुलभ बनाती हैं, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के मूलभूत सिद्धांतों में ये दोनों शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। यह कथन किस विचारक का है? पहले हैं कूले, दूसरे हैं गिस्ट, तीसरे हैं किम्बल यंग और चौथे हैं मीड। तो सामाजिक अंतःक्रिया की एक तरह से ये परिभाषा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है अनुकूलन, दूसरा है सामाजिक क्रिया, तीसरा है एकीकरण, चौथा है लक्ष्य प्राप्ति और पांचवा है प्रच्छन्नता, छठवा है सामाजिकरण। तो इसका आपको कूट में जवाब देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और प्रच्छन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार करने की आवश्यकता है? यानी सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रकार होने चाहिए, कौन कौन सा फंक्शन होना चाहिए सोसाइटी में? तो सबसे पहला जो है वो अनुकूलन होना चाहिए। सामाजिक क्रिया, ये इन्होंने नहीं बताया था अपने एजिल मॉडल में। तीसरा है एकीकरण, ये भी इन्होंने बताया था। चौथा सामाजिकरण, ये भी इन्होंने नहीं बताया था। लक्ष्य प्राप्ति, ये इन्होंने बताया था। और उसके बाद छठवा है प्रतिरूप अनुरक्षण, लेटेंसी, ये भी इन्होंने बताया था। तो देखिए पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा और छठा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 3, 5 और 6। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना जिसके 3 पक्ष होते हैं। इनमें से 2 हैं, पहला है व्यक्तित्व व्यवस्था, दूसरा है सांस्कृतिक व्यवस्था। तो आपको इसमें तीसरी व्यवस्था बताना है। तीसरी व्यवस्था कौन सी उन्होंने बात की थी? निम्नलिखित में से उनके द्वारा बताई गई तीसरी व्यवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन में है आर्थिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। तो तीसरी व्यवस्था की जो उन्होंने बात की थी वो है सामाजिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक व्यवस्था, यानी व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? यानी जो फेनोमेनोलॉजी है वो उसे किसने दिया था समाजशास्त्र में? पहला है लॉरी स्पर्लिंग, दूसरे हैं अल्बर्ट हुसल, तीसरे हैं पीटर बर्गर और चौथे हैं टी लकमैन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट हुसल। तो इसका प्रणेता माना जाता है अल्बर्ट हुसल का। लेकिन इनसे पहले जो हीगल हैं, इनकी एक पुस्तक थी फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड। इसमें इन्होंने सबसे पहले जो फिनोमेनोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग इन्होंने समाज विज्ञान की शाखा यानी दर्शन शास्त्र में इन्होंने दिया था। इसके बाद जो है जो एडमंड हुसल हैं इनको माना जाता है प्रणेता यानी पिता। और समाजशास्त्र में जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? वो अल्फ्रेड सूट्ज ने दिया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहाँ पे अगर मतलब हुसल हैं और अल्फ्रेड सूट्ज हैं और आपसे प्रणेता पूछा है तो आप हुसल को लगाएंगे, और अगर सिद्धांत के वे में पूछेगा तब आप जो है वहाँ पे अल्फ्रेड सूट्ज लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? तो देखिए यहाँ पे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है पूछा है। तो यहाँ पे देखिए जे हैबरमास, अल्फ्रेड सूट्ज, HR वेगनर, कार्ल मैनहाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा राइट? अल्फ्रेड सूट्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, घटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? जीवन जगत, अंतर आत्मपरकता,
प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ उपर्युक्त सभी, यानी जो प्रघटना शास्त्र है, घटना विज्ञान है, जिसे फेनोमेनोलॉजी कहते हैं, उसे घटना विज्ञान भी कहते हैं, प्रघटना विज्ञान भी कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में मतलब कौन कौन से तत्व हैं, यानी ये इसमें से किन सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सारे सही हैं, क्योंकि प्रघटना शास्त्र में जीवन जगत की बात की जाती है, लाइफ वर्ड की, अंतरात्मपरकता की बात की जाती है, यानी जो अंतर व्यक्तिनिष्ठता होती है, इंटर सब्जेक्टिविटी, और इसके अलावा प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ जो नेचुरल एटीट्यूड होता है, इसकी भी बात करते हैं अल्फ्रेड शूट्स। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है? प्रत्यक्षवाद, उद्विकासवाद, प्रकार्यवाद, विसरणवाद। दृश्य घटना विज्ञान, अब देखिए यहाँ पे जो है दृश्य घटना विज्ञान लिखा है, तो आप सोचेंगे दृश्य घटना विज्ञान क्या है, तो ये प्रघटना शास्त्र जो है वही है, इसको दृश्य घटना विज्ञान भी कहते हैं। तो इसका जो है आमूलचूल किसका विकल्प है, यानी ये किसके विरोध में आया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्षवाद। क्योंकि प्रत्यक्षवाद में क्या होता है कि जो चीज़ें आप अपने इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको सिर्फ वही सारी चीज़ें मान लेनी हैं। लेकिन जो प्रघटना शास्त्र है, दृश्य घटना विज्ञान है, इनका क्या मानना है कि जो मानव की ज्ञान का जो संबंध होता है वो उसकी निजी चेतना के आधार पर स्पष्ट किया जाना चाहिए, और इस स्पष्ट किया जाता है। और इसमें व्यक्ति के जो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो कार्य होते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके विचारों का विश्लेषण किया जाता है उसके आधार पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रत्यय शास्त्र यानी फिनोमेनोलॉजी किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए प्रत्यय शास्त्र लिखा है, तो आपको फिनोमेनोलॉजी केवल इंग्लिश में याद रखना है, क्योंकि हिंदी में इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए आप केवल इंग्लिश में याद रखिएगा एक ही वर्ड, फिनोमेनोलॉजी, और इसे घटना विज्ञान, प्रघटना विज्ञान और प्रत्यय शास्त्र या फिर दृश्य घटना विज्ञान, बहुत सारे नाम इसके हैं। तो देखिए प्रत्यय शास्त्र जो है फिनोमेनोलॉजी, वो किससे संबंधित है? आदर्श प्रारूप प्रत्यय से, वैज्ञानिक परियोजना की खोज से, समाज में व्यवस्था की समस्या से, या फिर दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। तो जैसा कि आपको पता होगा, फिनोमेनोलॉजी में जो दैनिक जीवन होता है, दैनिक जीवन से संबंधित जितनी सारी क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगता है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो है चैनल सब्सक्राइब किए हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं, तो उनको दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ते हैं, तो उससे और मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली वीडियोस तभी आएंगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे और वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाना, खुद से उस सारी चीज़ें टाइप करना, फिर इतना सारा टाइम मतलब स्पेंड करना, और उसके बाद अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो मोराल डाउन हो जाता है, मन नहीं करता है कि हाँ डेली बेसिस पे वीडियो बनाया जाए। तो इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि डेली वीडियोस आएँ। और बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि मैम पीजीटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाइए। तो टॉपिक पे भी वीडियो आएंगी, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप अपनी तरफ से चाहते हैं कुछ कंट्रीब्यूट करना, तो आप जो है वीडियो के नीचे थैंक्स का जो है, आप उसके माध्यम से आप हमें थैंक्स कर सकते हैं, बोल सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। वर्णनात्मक दृष्टिकोण, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, परंपरात्मक दृष्टिकोण, अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण। तो जो घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण। घटना क्रिया विज्ञान यानी जो फिनोमेनोलॉजी होता है, ये सामाजिक अध्ययन में व्याख्यात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है।
घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। घटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। घटनाशास्त्र मानव व्यवहार की कार्यात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्य से। घटनाशास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज का प्रयास करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो अगर आपने फिनोमेनोलॉजी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप ये क्वेश्चन का आंसर सही दे पाएंगे। तो आपको घटनाशास्त्र के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए, जो पहला है घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है, ये तो सही है, ये लाइन सही है, क्योंकि जो रोजमर्रा के जीवन होता है व्यक्तियों का, उसी के दृष्टिकोण से व्याख्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है घटनाशास्त्र में। इसके अलावा दूसरा जो है, घटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मॉर्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो सबसे पहले जो मॉर्गन है, इन्होंने उद्विकास क्रमानुसार यानी उद्विकासी क्रम में इन्होंने परिवार के कुछ प्रकारों की चर्चा की है। तो इसमें पूछा है कि कितने प्रकारों की चर्चा की है। ऑप्शन में है 4, 5, 6 और 7। अगर आपको याद होगा तो आप बता पाएंगे कितने प्रकारों की चर्चा की है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, पीजीटी में भी रिपीट हुआ और अलग एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकारों में। परिवार की उत्पत्ति का जो उद्विकासी सिद्धांत है वो जो है मॉर्गन ने दिया था, और इन्होंने जो है 5 प्रकार के परिवारों की चर्चा की थी और बताया था कि ये उद्विकासी क्रम से जो है परिवार का विकास हुआ है, परिवार की उत्पत्ति हुई है। अभी इससे आगे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉर्गन ने परिवार के उद्विकासी के जो चरण बताए हैं वह अवरोही क्रम में निम्नलिखित है। समरक्त, पुनालुअन परिवार, एक विवाही परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार। इसमें नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करना है आपको और अवरोही क्रम में बताना है। तो देखिए, सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला होगा समरक्त परिवार नंबर 1 पे। उसके बाद होगा दूसरा, जिसे पुनालुअन परिवार कहते हैं ये। इसके अलावा इसे समूह विवाह परिवार भी कहते हैं या पुनालुअन फैमिली भी कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो होगा सिंडेस्मियन, और चौथा होगा सिंडेस्मियन के बाद पितृसत्तात्मक परिवार, और लास्ट में उन्होंने क्या बताया था? लास्ट में उन्होंने बताया था एक विवाही परिवार। तो देखिए, इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1, 2, 4, 5 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? प्रकारवादी, संरचनावादी, अंतरक्रियावादी और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि परिवार का जो मूल्यांकन किया जाता है उस उपागम में प्रकारवादी, संरचनावादी, अंतरक्रियावादी सभी तरीके से किया जाता है। तो जो परिवार का अध्ययन किया जाता है उसके मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोण माने गए हैं। कौन कौन से? प्रकारवादी यानी फंक्शनलिस्ट, संरचनावादी यानी स्ट्रक्चरलिस्ट जो है, और तीसरा क्या है? अंतःक्रियावादी यानी जो इंटरैक्शनिस्ट होते हैं। प्रकारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत परिवार को एक उपव्यवस्था माना गया है, और जो संरचनावादी दृष्टिकोण है इसके अंतर्गत परिवार को जो है परिवार के जो अंतः संबंधित स्थिति और भूमिकाएं होती हैं, जो सदस्यों के बीच सुव्यवस्थित अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं, उनके बीच अंतः संबंधों को संरचना के रूप में देखा जाता है। तो ये सारे अलग अलग इनके दृष्टिकोण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? जिमरमैन, बर्गेस एवं लॉक, जीपी मर्डॉक, कार्ल मार्क्स। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार का विभाजन किया है जिमरमैन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिमरमैन की जो पुस्तक है फैमिली एंड सिविलाइजेशन, इसमें इन्होंने पाश्चात्य यानी वेस्टर्न जो फैमिली है उसको ध्यान में रख करके इन्होंने 3 प्रकार के परिवारों की चर्चा की थी। पहला इन्होंने बताया था न्यासिता परिवार यानी जो ट्रस्टीशिप फैमिली होती है। दूसरा इन्होंने बताया था आणविक परिवार यानी जो एटोमिस्टिक फैमिली होती है, अति लघु जिसको बोलते हैं। तीसरा इन्होंने बताया था गृहस्थ या घरेलू परिवार जो डोमेस्टिक फैमिली होती है। तो आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, ट्रस्टीशिप, एटोमिस्टिक और डोमेस्टिक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बहुत सारे पीजीटी के वीडियोज ऑलरेडी पड़े हुए हैं, थिंकर के वीडियो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उन्हें भी जा कर के प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करिए, क्योंकि नए नए बहुत सारे वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। इतने सारे ऑलरेडी वीडियो हैं, पहले आप उन्हें अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद वीडियो तो आती ही रहेंगी। तो लास्ट क्वेश्चन है, अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई थी मर्डॉक द्वारा, वार्नर द्वारा, दुर्खीम द्वारा, जीमरमैन द्वारा। तो अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई थी जीमरमैन द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। एक कमेंट करने से आपका कोई टाइम नहीं चला जाएगा, बल्कि हमें अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें और अच्छा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो से और ज़्यादा लोग इंगेज होते हैं, वीडियो और ज़्यादा थोड़ा मतलब व्यूज आते हैं अच्छे। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए, फ्री में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं और आपके लिए थोड़ा भी अगर आपको लगता है हेल्पफुल है और कोई इंसान मेहनत करके आपके लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, तो आप बदले में सिर्फ इतना कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट लिख दिया करिए, या फिर अगर आपको जैसा भी लगता है, जो भी कमी लगती है, आप उसे भी ज़रूर बताइए, तभी वो हम दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।